सुप्रभात। आज हम श्रम विभाजन और जाति प्रथा, मेरी कल्पना का आदर्श समाज, जिसके लेखक हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, इस अध्याय से संबंधित हम अभ्यास प्रश्न समझते हैं। पहला प्रश्न, जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप न मानने के पीछे अंबेडकर ने क्या तर्क हैं? अंबेडकर जी ने क्या क्या तर्क दिए हैं? क्योंकि देखिए, सीधा आंसर है श्रम विभाजन मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं, यानी कि जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप न मानने के पीछे पहला तर्क है क्योंकि श्रम विभाजन जो है मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। इसमें व्यक्ति की क्षमताओं की उपेक्षा की जाती है। व्यक्ति की क्षमताओं की उपेक्षा की जाती है, यानी कि निम्न वर्ग का बालक कितना भी टैलेंट हो उसकी उपेक्षा की जाती है और जन्म से पहले ही पैसा यानी व्यवसाय निर्धारित कर दिया जाता है। यानी कि बच्चा जब गर्भ में होता है तब ही हमारा समाज ये तय कर लेता है कि मोची का बेटा मोची बनेगा। ये ठीक नहीं है। और व्यवसाय चुनने की आज़ादी नहीं है। कोई भी व्यवसाय करने की आज़ादी नहीं है। भले ही भूखे मरने की नौबत आ जाए, संकट के समय भले इंसान भूखा मर जाए, संकट के समय इंसान भूखा मर जाए, लेकिन वो अपना व्यवसाय नहीं बदल पाता है। इस कारण से अंबेडकर जी जाति प्रथा को श्रम विभाजन का एक रूप न मानने के पीछे अनेक प्रकार के तर्क देते हैं। दूसरा जो प्रश्न है, जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी व भूखमरी का भी एक कारण कैसे बनती जा रही है? क्या यह स्थिति आज भी है? देखिए, जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी व भूखमरी का कारण इस प्रकार बन रही है कि सबसे पहले कि मनुष्य को एक ही व्यवसाय में बांधती है जाति प्रथा। मनुष्य को एक व्यवसाय तक सीमित रखा जाता है, चाहे वो अपर्याप्त आमदनी हो या भूखा मर जाए। ये जाति प्रथा जो होती है, ऐसी जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी व भूखमरी का कारण बनती है। जन्म के आधार पर व्यवसाय का निर्धारण करना ये ठीक नहीं है। और प्रतिकूल परिस्थितियों में इंसान अपना व्यवसाय नहीं बदल पाता है। ये तो बेरोजगारी व भूखमरी का कारण है। क्या ये स्थिति आज भी है? आज इस स्थिति में
आज ये स्थिति, आज इस स्थिति में बदलाव आया है। आज इस स्थिति में बदलाव आया है। हाँ, गांवों में थोड़ी बहुत ऐसी व्यवस्था देखी जाती है, लेकिन काफी कुछ बदलाव आया है। शिक्षा के कारण जाति प्रथा के बंधन समाप्त हो गए हैं। शिक्षा के कारण जाति प्रथा के बंधन समाप्त हो गए हैं। ज्यों ज्यों शिक्षा का लेवल बढ़ता जा रहा है, ऐसे बंधन जो है समाप्त होते जा रहे हैं और जाति से अलग हटकर लोग कार्यकुशलता के आधार पर अपना व्यवसाय कर रहे हैं और उनकी सामाजिक स्थिति में भी काफी सुधार आया है। उनकी सामाजिक स्थिति में भी सुधार आया। यह है दूसरे का आंसर। तीसरा प्रश्न, लेखक के मत में दास्ता की व्यापक परिभाषा क्या है, समझाइए। देखिए, दास्ता गुलामी ये केवल कानूनी प्राधिकता नहीं है। दास्ता केवल कानूनी प्राधीनता नहीं है। इसकी जो व्यापक परिभाषा हम देखें तो किसी को भी अपना व्यवसाय न करने की आजादी नहीं है। इसमें किसी को भी अपना व्यवसाय चुनने की आजादी न होना यही दास्ता है। यानी इंसान अपनी इच्छा अनुसार कोई भी व्यवसाय नहीं अपना सकता है। कुछ व्यक्तियों द्वारा लोगों पर कर्तव्य व नियम बांध दिए जाते, ये भी दास्ता है। जैसे मान लो घरेलू नौकर है, भले ही वो स्वतंत्र हो, लेकिन वो नियमों के बंधन में रहता है, मालिक के बंधन में रहता है। उसको मालिक के कर्तव्य पालन को मानना होता है। ये स्थिति कानूनी प्राधीनता न होने पर भी पाई जाती है। ये स्थिति कानूनी प्राधीनता होने पर भी पाई जाती है। प्राधीनता होने पर भी पाई जाती है। यह है तीसरे का आंसर। चौथा प्रश्न जो है हमारा, चौथा प्रश्न है शारीरिक वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार की दृष्टि से मनुष्य में असमानता संभावित रहने के बावजूद समता को एक व्यवहार्य सिद्धांत मानने का आग्रह क्यों करते हैं? इसके पीछे उनके क्या तर्क हैं? देखिए, समान अवसर व समान व्यवहार मिले। देखिए, उनको एक तो समान अवसर मिलना चाहिए और समान व्यवहार मिलना चाहिए। चाहे वो किसी भी जाति का हो, उसको समान अवसर मिलने चाहिए, उसको समान व्यवहार मिलना चाहिए। शारीरिक वंश परंपरा पर आधारित हो, चाहे सामाजिक उत्तराधिकार पर आधारित हो, उनमें किसी प्रकार की असमानता नहीं आनी चाहिए। सब में समानता होनी चाहिए और समाज अपने सदस्यों को अधिकतम उपयोगिता तभी प्राप्त हो सकती है जब उनको समान अवसर मिलेगा। यानी कि जब
उनको समान अवसर मिलेगा, तभी उनकी समाज में उपयोगिता बढ़ेगी, उपयोगिता बढ़ेगी। अब इसके पीछे तर्क क्या है? इसके पीछे तर्क यह है कि व्यक्ति को अपनी क्षमता के विकास के लिए समान अवसर मिलने चाहिए। व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार विकास के अवसर मिले, विकास के अवसर मिले। दूसरी बात, उत्तम व्यवहार के हक में उच्च वर्ग हमेशा बाजी मार लेता है। देखिए, उत्तम व्यवहार के मामले में उच्च वर्ग बाजी मार लेता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति उच्च कुल में जन्म लेता है उसका व्यवहार अच्छा होता है। निम्न कुल वाला व्यक्ति जो होता है उसके व्यवहार में बदलाव आने में समय लगता है। तो ऐसी स्थिति में उच्च वर्ग बाजी मार लेता है। अतः ऐसी स्थिति में सभी व्यक्तियों को समान अवसर मिलना चाहिए। इन दोनों स्थिति में सभी को समान अवसर मिलना चाहिए, चाहे वो शारीरिक वंश परंपरा के आधार पर हो, चाहे वो सामाजिक उत्तराधिकार के आधार पर हो। पांचवा प्रश्न हमारा, पांचवा है, सही में अंबेडकर ने भावनात्मक समत्व की मानवीय दृष्टि के तहत जातिवाद का उन्मूलन चाहा है, जिसकी प्रतिष्ठा के लिए भौतिक स्थितियों और जीवन सुविधाओं का तर्क दिया है। इससे क्या इससे आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हैं। देखिए, बिल्कुल हम सहमत हैं। क्यों सहमत हैं? देखिए, भावनात्मक समानता तभी आ सकती है जब सबको समान अवसर उपलब्ध हो, यानी कि सबकी एक समान भौतिक स्थितियां, सबको एक समान भौतिक सुविधाएं मिले, उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, यानी कि एक निम्न व्यक्ति को भी अच्छा मकान मिले, उसके घर में फ्रिज हो, कूलर हो, टीवी हो, सारी सुविधाएं हो, उसका बच्चा भी अच्छी स्कूल में पढ़े, निस्संदेह समानता आएगी। और समाज में जाति प्रथा का उन्मूलन समता के भाव से ही आ सकता है। और समाज में जाति प्रथा का उन्मूलन समता यानी समानता से ही समता भाव से ही आ सकता है। यानी जाति प्रथा का विनाश तभी हो सकता है जब समता का भाव हो और मनुष्य की महानता उसके प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप हो। मनुष्य की महानता उसके प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप हो, अर्थात उसके खानदान के अनुरूप नहीं हो। यानी जो व्यक्ति जैसा मेहनत करे उसको वैसा ही परिणाम मिले। ऐसा नहीं कि उच्च कुल वाले व्यक्ति को अच्छा परिणाम मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। मनुष्यों के प्रयासों का मूल्यांकन तभी संभव होगा जब उसको समान अवसर मिलेगा। मनुष्य के मूल्यांकन तभी संभव है जब उसको समान अवसर मिले। कहने का तात्पर्य यह है कि कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाला बालक, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बालक, अगर इन दोनों को एक जैसी सुविधाएं मिले, निस्संदेह मूल्यांकन जो है दोनों का एक समान आएगा। कई बार अगर उन दोनों में
स्पर्धा हो, क्योंकि कॉन्वेंट स्कूल वाले बालक को अधिक सुविधाएं मिलती हैं और वही जीतता है। ऐसी स्थिति में सबको समान सुविधाएं मिलनी चाहिए। अतः जातिवाद का उन्मूलन करने के बाद हर व्यक्ति को समान भौतिक सुविधाएं मिले तो उनका विकास हो सकता है। उनको समान सुविधाएं मिले, तो उनका भौतिक विकास हो सकता है, वो समाज में अपनी भागीदारी निभा सकते हैं, वो राष्ट्र निर्माता के रूप में सामने आ सकते हैं और वही देश प्रगति कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता है। छठा प्रश्न हमारा, आदर्श समाज के 3 तत्वों में से एक भातृत्व यानी भाईचारे को रखकर लेखक ने अपने आदर्श समाज में स्त्रियों को सम्मिलित किया है अथवा नहीं। इस भातृत्वता शब्द से कहाँ तक सहमत हैं? यदि नहीं तो आप क्या शब्द उचित समझेंगे या समझेंगे? ये बात सही है कि भाईचारा, ये जो शब्द है इसका अंबेडकर जी ने प्रयोग किया है, लेकिन इसमें स्त्रियों की बात नहीं हुई, हम भी मानते। इसका मतलब ये नहीं कि अंबेडकर जी स्त्रियों को महत्व नहीं देते थे। भाईचारे का मतलब ही होता है कि इसमें स्त्री पुरुष दोनों आते हैं, यानी भाईचारे का मतलब ही यही होता है कि इसमें स्त्रियों को भी सम्मिलित किया गया है, स्त्रियों को भी सम्मिलित किया गया है। यही भाईचारा है, क्योंकि समाज स्त्री पुरुष से मिलकर बनता है, क्योंकि समाज जो होता है वो स्त्री पुरुष से मिलकर बनता है और वही समाज आगे बढ़ता है। वही आदर्श समाज कहलाता है जिसमें हर आयु वर्ग के शामिल लोग होते हैं, और आदर्श समाज भी वही कहलाता है जिसमें हर आयु के बच्चे, हर आयु के लोग हो। तो आदर्श समाज वही है जिसमें स्त्रियां शामिल हो, आदर्श समाज वही स्त्री पुरुष से मिलकर बनता है, आदर्श समाज में हर आयु के लोग होने चाहिए। अब अंबेडकर जी ने शब्द प्रयोग किया है भाईचारा। भातृत्वता शब्द संस्कृत का है जिसका अर्थ होता है भाईचारा, और समाज में भाईचारे के सारे ही संबंध बनते हैं, और इसका अर्थ होता है भाईचारा। ये संस्कृत का शब्द है, इसका अर्थ होता है भाईचारा, और समाज में भाईचारे के सारे ही संबंध बनते हैं। समाज में भाईचारे से ही संबंध बनते हैं, अच्छे संबंध बनते हैं। अगर भाईचारा ही नहीं होगा समाज में, वो समाज भी अच्छा नहीं हो सकता है। कोई व्यक्ति एक दूसरे से अलग नहीं रह सकता है, क्योंकि आदर्श समाज में कोई व्यक्ति एक दूसरे से अलग नहीं रह सकता है, एक दूसरे से वो अलग नहीं रह सकता है। और समाज में भाईचारे के कारण ही कोई भी परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच सकता है, और भाईचारे के कारण ही समाज में कोई भी परिवर्तन, एक किनारे से, एक छोर से दूसरे छोर पहुंच सकता है। इसलिए आदर्श समाज के 3 तत्व हैं। ये तीनों तत्व जो हैं आपको बता दिए गए थे, और उनमें से जो तीसरा था वो भाईचारा था। और भाईचारा जो है उसको लेकर आदर्श समाज में स्त्रियों को सम्मिलित किया है, हाँ किया है, क्योंकि स्त्री और पुरुष से ही समाज बनता है। इस शब्द से आप कहाँ तक सहमत हैं? ये शब्द का अर्थ होता है भाईचारे। भाईचारे से ही समाज में
आगे समाज जो है आगे गति करता है। हम एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं, विकास की बात एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकते हैं, और भाईचारा होगा तभी देश में जो है सांप्रदायिक सद्भाव भी बना रहेगा। और जिस देश में सांप्रदायिक सद्भाव बना रहेगा, निस्संदेह वो देश जो है आगे बढ़ेगा। इसलिए सबका साथ सबका विकास के साथ हमको आगे बढ़ना चाहिए। इस अध्याय से संबंधित जो अभ्यास प्रश्न थे वो यहीं समाप्त होते हैं। इसमें पाठ के आसपास अगला है पाठ के आसपास दो प्रश्न हैं, पहला और दूसरा, ये दोनों नहीं करने हैं। अंबेडकर ने जाति प्रथा के भीतर पैसे के मामले में लचीलापन न होने की बात की है। इस संदर्भ में शेखर जोशी की कहानी गलता लोहा पर पुनर्विचार कीजिए। गलता लोहा कहानी आपने 11th में पढ़ी थी। किस प्रकार एक बालक मोहन जीवन से संघर्ष करता हुआ आगे बढ़ता है और अंत में जाति प्रथा जैसी चीज बेमानी होकर मोहन अपनी रुचि के अनुसार उस कार्य को करने लग जाता है। ये आपको नहीं करना है। दूसरा प्रश्न है, कार्य कुशलता पर जाति प्रथा का प्रभाव विषय पर समूह में चर्चा कीजिए। यानी कि व्यक्ति को उसकी कार्य कुशलता के आधार पर काम मिलना चाहिए, जाति के आधार पर काम नहीं मिलना चाहिए। जाति के आधार पर कोई भी व्यवसाय निर्धारित नहीं होना चाहिए। जब एक ही जाति के लोग एक ही व्यवसाय करेंगे तो उनके सामने भूखे मरने की भी नौबत आ सकती है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसको आप बता सकते हो। तो पहला और दूसरा ये आपको नहीं करना है। तो इस तरह से ये अध्याय जो है यही समाप्त होता है। हम अगले वीडियो में आरोप पुस्तक से संबंधित हम जो है कविता से संबंधित जो है अध्याय उसको हम समझेंगे। धन्यवाद।